हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां हम इशू 26 से लेकर इशू 28 तक को कवर करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आई होप कि बॉयज़ कॉमिक सीरीज़ के ख़त्म होने से पहले ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर ले। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है ह्यूई और बुचर की फ़ोन कॉल से, जहाँ ह्यूई बुचर से कहता है जैसा तुमने कहा था जी मैन वैसे ही हैं, एकदम घटिया किस्म के लोग और एक दूसरे से काफ़ी नफरत भी करते हैं। बट जी विज़ वैसे नहीं है, ना सिर्फ वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं बल्कि वो अच्छे इंसान भी हैं। आई नो कि वो भी सूप्स ही हैं और वो भी बाकी सूप्स की तरह काफ़ी वियर्ड है, पर दैट्स इट, वो वियर्ड है पर बुरे नहीं। जिस पर बुचर जो कि अभी अभी नींद से उठा होता है उबासी लेते हुए कहता है तो ह्यूई जवाब देता है वेल मैंने बग्स प्लांट कर दिए हैं और जॉब पूरी हो चुकी है, पर मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और टाइम जीविस के साथ रहूं, पार्टली क्यूरियोसिटी की वजह से और पार्टली इस कोशिश में कि मे बी मैं जीविस को बाकी सूप्स की तरह बनने से रोक पाऊं। जिस पर बुचर कहता है क्या तुम उन्हें अपने आप से ही बचाओगे, वो कभी नहीं सुधरने वाले ह्यूई। ह्यूई कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं उन्हें वो प्रॉब्लम्स बनने से रोकना चाहता हूँ जैसी प्रॉब्लम्स को अभी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीविस बाकियों की तरह नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं और मैं नहीं चाहता कि हम गोडॉल्किन के खिलाफ जो भी एक्शन ले उसमें जीविस भी पिस जाए। देखो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी। तो इतने में ही बुचर उसकी बात को काट कर कहता है ठीक है, तुमने टेक नाइट और स्विंगिंग के केस में भी अच्छा काम किया था, तो तुम्हें जो करना है करो, बस सावधान रहना और मेरी एक बात को ध्यान में रखना, तुम्हें ये सूप्स कितने भी अच्छे क्यों ना लगे, वंस अ सूप इज़ ऑलवेज अ सूप। ह्यूई कहता है हाँ मैं ध्यान रखूँगा। और इसके साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं गोडॉल्किन के मेंशन में, जहाँ गोडॉल्किन और जी मैन मिलकर ब्रंच कर रहे होते हैं। इसी ब्रंच के दौरान क्रिटर बात करता है उनके नए रिक्रूट बैकपाइप यानी ह्यूई की। क्रिटर कहता है हमारी 8 या 9 टीम बन चुकी है और हर टीम में कम से कम 7-8 लोग हैं। जिस पर दूसरा सूप जवाब देता है हाँ, जिसकी वजह से तुम्हारे पैसों का शेयर सिर्फ 0.001% गिरता है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्रिटर कहता है ये पैसों की बात नहीं है, बात यह है कि जितनी नई टीम्स बनेगी, जितना फ्रेंचाइजी एक्सपेंड करेगी, उतनी ही सिक्योरिटी कम होती जाएगी और चांसेस है कि हमारी बातें बाहर लीक हो जाए या कोई घुसपैठिया हमारी टीम में आ जाए। जिस पर गोडॉल्किन पूछता है मैं तुम्हारे कंसर्न को समझ रहा हूँ क्रिटर, चिंता मत करो, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। और इसके साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वापस बुचर के पास, जो अपने लिए कॉफ़ी बनाकर उसे पीते हुए उस हार्ड ड्राइव के कंटेंट को देख रहा होता है, जिसे लास्ट एपिसोड में वो मंकी के कंप्यूटर से चुरा कर लाया था। पर देखते देखते उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके हाथ से कॉफ़ी का ग्लास भी छूट जाता है। पर बुचर ने क्या देखा अभी हमें इस बारे में नहीं बताया जाता और इसी के साथ ही सीन फिर चेंज होता है और इस बार हम चलते हैं एमएम के पास, जिसे किनसेट के केस से रिलेटेड कोई लीड मिली होती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक घर के बाहर पहुंच जाता है। पर हम देखते हैं कि उस घर का मालिक एमएम को अंदर नहीं आने देता और एमएम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पर एमएम कहता है मैं जिस केस पर काम कर रहा हूँ उस पर मुझे कोई और सुराग नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इस केस को एक नए एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी घर के अंदर से उस आदमी की बोलने की या चलने की आवाज़ बंद हो जाती है और एमएम कहता है अब आपके चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि आप गेट के पास ही खड़े हैं, तो मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ और आपकी मर्ज़ी है कि आप सुनना चाहते हैं या नहीं। एमएम आगे कहता है तो जैसा मैंने बताया कि मैं इस केस को एक अलग एंगल से सॉल्व कर रहा हूँ और इसके लिए मैं क्रैनबुक में रह रहे किसी भी पॉल नाम के इंसान को ढूंढ रहा था। मैंने रात भर ना सोए इन्वेस्टिगेशन करी, पर फिर भी मुझे कुछ खास नहीं मिला तब तक जब तक मैं 1982 जितने पुराने रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुंच गया, जब क्रैनबुक डिपार्टमेंट के शेरिफ ने आकर आपको आपके छोटे भाई पॉल की मौत की खबर दी थी। फिर एमएम अपना चश्मा उतारते हुए कहता है तो मिस्टर विलहेम, क्या आप मुझे बताएंगे कि पॉल अरिज़ोना तक क्यों गए थे और क्यों उन्होंने अपने आप ही अपनी जान ले ली। एमएम के ये सब कहने के बाद फाइनली वो गेट खुलता है और उस घर का मालिक यानी कि मिस्टर विलहेम एमएम को अंदर बुलाते हुए कहते हैं तुम जाने तो नहीं वाले, बेहतर है कि तुम अंदर ही आ जाओ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं बुचर के पास, जो कि अब शौक के साथ साथ गुस्से में भी होता है, इतना गुस्से में कि वो कंप्यूटर पर पंच मारकर उसकी स्क्रीन ही तोड़ देता है। जिसके बाद बुचर टेरर को सहलाते हुए कहता है बुचर ठीक है, बुचर बिल्कुल ठीक है, बुचर को बस कुछ लोगों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं गोडॉल्किन के घर में, जहाँ कुछ सूप्स बैठकर जी स्टाइल और जी कॉस्ट की राइवलरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही क्रिटर्स बाकी सूप्स को बताता है कि वॉर्ड की तरफ से भी मेल आई है, जिसमें वो नए सूप बैकपाइप की इंक्वायरी कर रहे हैं। जिस पर दूसरा सूप पूछता है क्वारी। क्रिटर्स कहता है हाँ,
उन्हें बैकपाइप को अपने सिस्टम में ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लगता है सिल्वर के साथ हुए हादसे के बाद उनकी सिक्योरिटी टीम को कुछ, पर क्रिटर्स की बात पूरी होने तक उस रूम में जी स्टाइल की टीम का एक मेंबर आ जाता है, लेकिन उनकी इन सभी बातों को फ्रेंची बग्स की मदद से सुन लेता है और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं एमएम और विल्हेम के पास। विल्हेम बताता है पॉल ने खुदकुशी विल्हेम की बेटी ग्रेस की वजह से करी थी। पॉल को ग्रेस के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। इससे पहले उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर ग्रेस के साथ टाइम बिताकर वो ये कहने लग गया था कि अगर अंकल बनना इतना मज़ेदार है तो फादर बनना कितना मज़ेदार होगा। और तब एमएम को समझ आता है कि किंसेट ने मरने से पहले अंकल पॉल का नाम क्यों लिया। विलियम आगे कहता है एक दिन पॉल ग्रेस को आइसक्रीम खिलाने ले गया था। आज उस जगह पर आइसक्रीम की जगह गिफ्ट्स की शॉप है। विलियम के बताने पर एमएम और हमें समझ आता है कि किंसेट उसी शॉप के आगे जाकर ही क्यों खड़ी थी। विलियम आगे कहता है पॉल ने कहा कि वो दुकान से अपने बचे हुए पैसे वापस लेना भूल गया था और इसलिए वो ग्रेस को साइड वॉक पर खड़ा करके अंदर चला गया। पॉल ने बताया कि उसे वापस आने में 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, पर इतने में ही ग्रेस वहाँ से गायब हो गई और इसके बाद हमने ग्रेस को फिर कभी नहीं देखा। एमएम पूछता है पुलिस ने क्या कहा। विलियम कहता है बस यही कहा कि उन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली पर किसी ने कुछ नहीं देखा, ना ही कोई सबूत मिले। एमएम पूछता है ये पॉल के मरने से कितने साल पहले हुआ। विलियम जवाब देता है लगभग 2 साल पहले। एमएम कहता है क्या आपके पास ग्रेस की कोई फ़ोटो है। विलियम कहता है मुझे लगा था तुम यहाँ पॉल के बारे में जानने के लिए आए हो। एमएम जवाब देता है ये एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं कई चीज़ों को साथ लेकर चल रहा हूँ। इतने में ही विलियम ग्रेस की बचपन की फ़ोटो एमएम को दिखाता है, जिसके बाद एमएम को ये पक्का कंफर्म हो जाता है कि विलियम की बेटी ग्रेस ही सिल्वर किंसेट थी। विलियम कहता है ग्रेस के जाने के बाद हमारा पूरा परिवार बिखर गया। ना चाहते हुए भी हम पॉल को उस नज़र से नहीं देख पा रहे थे। हमें पता था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी मन उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था और पॉल के मन में भी यही चल रहा था। ग्रेस के जाने के 1 साल बाद एक दिन पॉल भी घर से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया और उसके जाने के 1 साल बाद पुलिस ने बताया कि पॉल ने एरिज़ोना में खुदकुशी कर ली है। और ऐसा कहते हुए विलियम रोने लग जाता है। एमएम उदास मन से कहता है आई एम सॉरी, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं अपने आप बाहर चला जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए एमएम वहाँ से चला जाता है और फाइनली उसे सिल्वर किंसेट की असली सच्चाई पता चल जाती है कि सिल्वर किंसेट कोई अनाथ नहीं थी, बल्कि उसे ज़बरदस्ती किडनैप किया गया था उसके परिवार से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं ह्यूई और जीविस के पास, जहाँ आज सेंट पैट्रिक डे नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, जिसमें बेसिकली लोग नशे में धुत होकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। जिसके बाद ह्यूई अपने जीविस को सुधारने के मिशन को कंटिन्यू करता हुआ रैंडल से कहता है मिस्टर गोडॉल्किन चाहते हैं कि तुम लोग नॉर्मल लोग जैसे रहो, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें एक अलग जगह पर रखा है ताकि तुम ये सब सीख सको। क्यों, है ना? क्योंकि जैसे तुम लोग रहते हो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिस पर रैंडल ह्यूई की बात को काट कर जवाब देता है किसे फ़र्क पड़ता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम जी मैंस के रूल को फॉलो करते रहें। देखो ये सब तुम्हारे लिए अलग है। ह्यूई कहता है क्यों, क्योंकि मुझे बचपन से ही अडॉप्ट नहीं किया गया था इसलिए। जिस पर रैंडल कहता है हाँ देखो हमारी पूरी ज़िंदगी जीविस में ही बीती है, हमें बस एक ही चीज़ पता है कि हमें जी मैन बनना है, इसलिए तुम हमसे अलग हो। ह्यूई पूछता है मतलब कैसे अलग, क्या ट्रेनिंग का कुछ डिफरेंस है या मैं इतना बड़ा होकर जीविस ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए। जिस पर रैंडल जवाब देता है बस ये अलग है, ये अलग है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैंडल और ह्यूई के सामने बाकी जीविस, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला, आप इमेज देखकर खुद समझो। खैर इसी बीच ह्यूई वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम चलते हैं बुचर के पास, जो कि अपने एक दोस्त के बार में बैठा होता है। उसी बार में कुछ लोग सेंट पैट्रिक्स डे सेलिब्रेट करने आ रहे होते हैं, पर बार के मालिक को आइडिया होता है कि ये लोग फेस्टिवल के नाम पे कितना गंद मचाने वाले हैं, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि नो आयरिश। यहाँ तक कि उन लोगों के ना मानने पर वो उन पर अटैक भी करने लग जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद ह्यूई वहाँ आ जाता है। ह्यूई जीविस का वो नज़ारा देखकर अभी भी शॉक और डिस्गस्ट में होता है और बुचर से कहता है बाहर तो हरा हेल बना हुआ है। बुचर ह्यूई को बताता है तुम्हारा मिशन अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूई पूछता है फ्रेंची को कुछ पता चला है। बुचर कहता है कुछ डेफिनेट नहीं, बट हाँ उन लोगों को शक हो रहा है, और वैसे भी तुमने गोडॉल्किन के सामने रिसरेक्शन की बात करके उनका शक और बढ़ा दिया है। वो भले ही पैसे और पावर के नशे में अंधे और बेपरवाह लगते हों, पर वो भी सब कुछ नोटिस करते हैं, तो बेहतर होगा कि तुम उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ और हम उम्मीद करेंगे कि वो इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। ह्यूई कहता है इससे तो उन्हें मुझ पर और शक नहीं हो जाएगा। बुचर कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूई कहता है
मैंने जीविस के साथ उन्हें समझने की कोशिश करी और मुझे ये पता चला कि वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस उन्हें सही गलत की समझ नहीं है। वो अपनी और दूसरों की बॉडी को बस खिलौना समझते हैं। मैं बस यही चाहता था कि मैं उन्हें किसी भी तरीके से बाकी सूप्स की तरह बनने से रोक पाऊँ। बुचर कहता है, ह्यूई तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? खैर, एमएम से मेरी बात हुई थी और वो जी मैन को अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रहा है और उसने कहा है कि उसके काम में प्रोग्रेस हुई है। ह्यूई पूछता है, उसने बताया कैसे? जिस पर बुचर कहता है, नहीं, पर अगर एमएम किसी चीज़ पर अपना टाइम लगा रहा है तो वो हमारे काम ही आएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जी स्टाइल और जी कोश की टीम्स को आपस में बहस करते हुए, जिन्हें देखते हुए पास में खड़े हुए 5-0 और कोल्ड स्नैप आपस में बात कर रहे होते हैं। कोल्ड स्नैप कहता है कि ये लीडरशिप की लड़ाई देखते हुए मुझे फील हो रहा है कि कहीं सिल्वर किनसेट का फैसला सही तो नहीं था। जिस पर 5-0 कहता है, किनसेट एक बुज़दिल थी। आई थिंक हमारी लाइफ ज़्यादातर टाइम बहुत अच्छी है। हमारे पास दुनिया भर का पैसा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पावर है, और कभी कुछ गड़बड़ होती भी है तो इतना तो हमें सहने की आदत होनी ही चाहिए। और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि अभी भी वो दोनों टीम्स आपस में झगड़ रही होती हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं स्टिलवेल के ऑफिस में, जहाँ वो फ़ोन पर गोडॉल्किन से बात कर रहा होता है। गोडॉल्किन स्टिलवेल से लैम्प लाइटर और नूबिया की तरह ही सिल्वर किनसेट को भी वापस री इनकारनेट, या असल में बोलूँ तो ज़ॉम्बीफाई करने के लिए कहता है। पर स्टिलवेल उसे समझाता है कि ये प्रोसीजर कभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था और ना ही कभी ये हो पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो किनसेट को लास्ट रिस्पेक्ट देकर हमेशा के लिए उसे भूल जाए। तभी स्टिलवेल को कॉल पर कुछ बच्चों की आवाज़ आती है। स्टिलवेल कहता है, ये क्या था? तभी हम देखते हैं कि गोडॉल्किन के रूम में कई सारे बच्चे होते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं। स्टिलवेल थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम एक और प्रीवियस टीम तैयार कर रहे हो? जिस पर गोडॉल्किन कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें जवाब देने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टिलवेल कहता है, हाँ बिल्कुल, पर मुझे लगा था कि हमारे बीच ये बात हुई थी कि अब तुम कोई नई टीम नहीं बनाओ। इतने में ही गोडॉल्किन उसकी बात काट कर कहता है, मुझे वो वापस चाहिए, और ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। जिसके बाद स्टिलवेल भी फ़ोन रखकर अपनी टेबल पर पड़ी बैक पाइप यानी कि ह्यूई की फ़ाइल को देखता है और देखकर अपनी असिस्टेंट से पूछता है, ये कब आया? जिस पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये डॉक्यूमेंट लगभग 1 घंटे पहले आया है। स्टिलवेल फाइल को खोलता है और उसमें ह्यूई की फ़ोटो देखकर अपनी असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं किनसेट के फ्यूनरल में, जहाँ उसकी याद में उसके लिए एक बड़ा सा स्टैचू बनवाया गया होता है। पर इसी फ्यूनरल में हम देखते हैं ह्यूई को, और अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ही हमने बुचर को ह्यूई को ये बताते हुए सुना था कि अब उसे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसे वहाँ खतरा है। पर ह्यूई बुचर की बात को ना मानकर बिना किसी को बताए किनसेट के फ्यूनरल में आ जाता है। फ्यूनरल में गोडॉल्किन स्पीच दे रहा होता है, जिससे जीविस इतने बोर हो जाते हैं कि वहीं स्मोक करने लग जाते हैं। गोडॉल्किन अपनी स्पीच खत्म होने के बाद जी स्टाइल, जिस टीम से किनसेट बिलोंग करती थी, उसके लीडर किंग हेलमेट को भी स्पीच देने के लिए बोलता है। लेकिन किंग हेलमेट की स्पीच के दौरान फिर से जी स्टाइल और जी कॉस्ट में बहस हो जाती है, जिसे देखकर सभी जीविस हताश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जी मैन ज्वाइन करने के बाद उन्हें भी इनमें से किसी एक टीम में जाना होगा और इस वजह से वो सभी दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वहीं दूर से जी मैन्स पर नज़र रख रहा फ्रेंची जल्दी से बुचर को कॉल करके ये बता देता है कि ह्यूई अभी भी जीविस के साथ है, जिसे सुनकर बुचर गुस्से में जल्दी से अपने घर से निकलने लगता है और एमएम को भी कॉल करके ये बात बता देता है। साथ ही वो एमएम को कहता है कि वो लेजेंड से बात करके वॉर्ड के डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए पासवर्ड भी मांग ले अगर ऐसा पॉसिबल हो तो, जिस पर एमएम हामी भरकर फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ स्टिलवेल सीईओ को कॉल लगाता है और उसे ह्यूई और बॉयज़ के जी मैन में घुसने के बारे में सब कुछ बता देता है। स्टिलवेल कहता है, मुझे लगा था इतने बड़े मैग्नीट्यूड के सिक्योरिटी ब्रीच के बाद गोडॉल्किन कोई इमीडिएट एक्शन लेगा, पर वो अभी भी अपनी बचकानी हरकतों पर ही अड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो ह्यूई को मारने की जगह उसे ज़िंदा बेचने की सोच रहा है। मैंने उसे यही कहा कि अगर वो ये खेल खेलना छोड़ दे और हमारी बात माने तो हम सिल्वर किनसेट की रिसरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। जिस पर सीईओ कहता है, क्या ये वही जा रहा है जहाँ मैं सोच रहा हूँ? स्टिलवेल कहता है, हाँ, नूबिया की हालत देखने के बाद भी वो किनसेट को भी रिसरेक्ट करना चाह रहा है। ये बात साफ उसकी बढ़ती हुई मेंटल इंस्टेबिलिटी को शो करती है। सीईओ कहता है, मैं समझ रहा हूँ। और ह्यू कैम्बल का क्या उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाले? स्टिलवेल कहता है, कोई हमें डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, पर मेन इशू पर वापस आए तो अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। किनसेट की सुसाइड, बॉयज़ का घुसपैठ करना और एक नई प्रीवियस टीम का बनना, ये सब हमें दिखा रहा है कि जी मैन एक एटॉमिक रिएक्टर है जो फटने को तैयार है और हमने वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया तो ये अपने साथ सबको बर्बाद कर देगा।
सीईओ कहता है, तुमने लास्ट टाइम कंटेनमेंट की बात करी थी, क्यों, है ना? स्टिलवेल जवाब देता है, हाँ। सीईओ कहता है, पर रेवेन्यू यानी कमाई का क्या होगा? जिस पर स्टिलवेल जवाब देता है, सर अभी हमें कमाई नहीं बल्कि सर्वाइवल का सोचना चाहिए। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं लेजेंड के पास, जो वॉर्ड में अपने सोर्सेज के थ्रू उनके डेटाबेस का पासवर्ड पता करने की कोशिश करता है। लेजेंड पासवर्ड पता करके एमएम को बताता है और उससे ये भी कहता है कि ह्यूई के केस के बाद वॉट अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो ये पासवर्ड ज़्यादा देर नहीं चलेगा और उसके पास इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए बहुत कम टाइम होगा। एमएम कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लेने की। और इसी के साथ एमएम वॉट के डेटाबेस को एक्सेस करने लग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं शाम के टाइम में, जहाँ जीविस गोडॉल्किन के मेंशन से वापस आ रहे होते हैं। पर वापस आते हुए वो अचानक से एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देते हैं और एक एक करके उतरने लगते हैं। ह्यूई उनसे पूछता है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? जिस पर रैंडल गुस्से में कहता है, गाड़ी से बाहर निकलो ह्यूई। रैंडल आगे कहता है, हमें मिस्टर गोडॉल्किन ने सब बता दिया है, तुम यहाँ जी-मैन नहीं बनने आए हो बल्कि तुम किसी तरह के जासूस हो। फिर बाकी सूप्स भी कहते हैं, हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, हमने तुम पर भरोसा किया था, पर हमें वो करना होगा जो सही है। और ऐसा कहते हुए रैंडल ह्यूई को एक पंच मारता है, पर ह्यूई की बॉडी में भी कंपाउंड वी होने की वजह से उसे भी पंच मारने पर थोड़ा दर्द होता है। ह्यूई उन्हें समझाता है कि वो इससे बेहतर बन सकते हैं, और तो और खुद आज दिन में उन्होंने ये माना था कि उन्हें जी-मैन्स की टीम जैसा नहीं बनना है। पर सभी सूप्स ह्यूई की बात को सुना अनसुना करके मिलकर ह्यूई को मारने आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ह्यूई भी घबरा जाता है। पर तभी पीछे से फ्रेंची और फीमेल आ जाते हैं और एक एक करके सूप्स को मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गोडॉल्किन के मेंशन में किनसेट के फ्यूनरल का रिसेप्शन चल रहा होता है, जहां डिवाइन नाम का एक सूप अचानक से अपना सर पकड़कर कहता है, ये अजीब है। फिर वो कूल स्नैप से पूछता है, वो जी-वेज में जो बच्चा है जिसके पास सेमी टेलीपैथिक पावर्स हैं, उसका नाम क्या है? कूल स्नैप बताता है, पिनव्हील है शायद उसका नाम। डिवाइन कहता है, मुझे अभी अभी उससे एक ट्रांसमिशन मिली, पर एकदम से ही वो ट्रांसमिशन कट भी गई और मुझे लगता है कि अब वो कोमा में है। वापस चले तो फ्रेंची और फीमेल सभी सूप्स को जान से मार देते हैं, सिवाय जमाल के, जिसे वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ज़िंदा छोड़ देते हैं। पर इतने में ही एमएम और बुचर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बुचर को देखते ही ह्यूई उसकी बात ना मानकर यहाँ आने के लिए माफ़ी मांगने आ रहा होता है, पर बुचर उसे रोक कर कहता है, अभी नहीं। फिर एमएम जमाल के सामने आकर कहता है, हमें जी-मैन के बारे में सब कुछ बताओ, सब कुछ सच सच। सिल्वर किनसेट का असली नाम ग्रेस विलहेम था। वो कोई अनाथ नहीं थी, बल्कि उसे 10 साल की उम्र में किडनैप किया गया था। पता है मुझे ये सब कैसे पता चला? फर्स्ट, कि मैंने उसके पापा से बात करी। सेकंड, कि मैंने उसकी वॉट फाइल देखी और उसमें जिस जगह का मेंशन किया गया था वो जगह असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ही बाकी सूप्स की फ़ाइल में लिखी जगह का नाम एग्जिस्ट करता है। पर मैं इतनी ही डिटेल्स निकाल पाया जब तक उन्होंने मुझे अपने सिस्टम से नहीं हटा दिया। तो ये अनाथ और बागी होने का नाटक क्यों? मुझे ये बताओ कि असल में गोडॉल्किन तुम्हें कहाँ से लेकर आया है और उसने तुम्हें ऐसा कैसे बनाया जैसे अभी तुम हो। इतने में ही पीछे से बुचर एक नाइफ़ निकाल कर और उसे जमाल के मुंह पर रख कर कहता है, सिंपल भाषा में बोलूँ बच्चे, तो तुम्हें हमें जी-मैन के बारे में सब कुछ बताना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, वरना ह्यूई तुम्हारा गला काट देगा। और इसी के साथ इशू 28 ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, ह्यूई का जीविस को सुधारने का डिसीजन सही था, या जैसा बुचर ने कहा था कि सूप्स कभी भी नहीं सुधर सकते, वो बात सही थी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।